नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। आज हम ईवीएस सब्जेक्ट में भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले बात करते हैं भोजन और उनके घटक के बारे में। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर निर्माण में प्रोटीन लाभदायक होता है और हमारे शरीर की रक्षा करने में विटामिन और खनिज लवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की खोज जो है N.I. लूनिन ने 1881 ईस्वी में की, लेकिन विटामिन शब्द का जो नामकरण था वो सी फंक ने 1912 ईस्वी में किया था। विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये केवल रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो जो बी और सी विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये हमारे शरीर में रुकते नहीं हैं, बल्कि उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं, ADE इसे आप कीड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ये हमारे लीवर में जमा हो जा सकते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के हुए, एक तो फैट सॉल्युबल, एक तो वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल BC और वाटर सॉल्युबल एडक यानी कि कीड़ा। अब बात करते हैं, एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वो रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? इसकी कमी से रतौंधी में क्या होता है? कम रोशनी में ना दिखना, या इसे एक तो रतौंधी रोग उससे होता है, दूसरा जीरोथैलिया रोग भी होता है। जीरोथैलिया में क्या होता है? आँखों का सूखना। दो रोग बेसिकली इससे विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए जो स्रोत हैं, गाजर सबसे अच्छा स्रोत है, पपीता है, पका आम, दूध और हरी मिर्च, इन सबसे विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। परीक्षा उपयोगी यहाँ पे फैक्ट क्या दिया हुआ है? तो परीक्षा उपयोगी फैक्ट है यहाँ पे, आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। कमी से रतौंधी और जीरोथैलिया रोग होते हैं। मुख्य स्रोत गाजर, पपीता और पका आम, दूध, हरी मिर्च। और परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है कि विटामिन ए जो है आँखों के लिए ज़रूरी होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। हमारा दूसरा जो विटामिन है विटामिन B1, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी में क्या होता है? मांसपेशियों में कमजोरी, दिल की कमजोरी होती है। मुख्य स्रोत क्या है? बिना पॉलिश के चावल, खमीर, मूंगफली और दूध। परीक्षा उपयोगी क्या फैक्ट यहाँ पे है? चावल को ज़्यादा धोने से या पॉलिश करने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B1 जो है उसकी कमी से थायमीन रोग होता है बेरी। और मुख्य स्रोत क्या है? बिना पॉलिश के चावल, खमीर, मूंगफली और दूध। और एग्ज़ाम फैक्ट्स क्या है कि चावल को ज़्यादा धोने से या पॉलिश करने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। जो विटामिन सी है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या, इसके रोग लक्षण क्या रहते हैं? मसूड़ों से खून आना और सूजन, दांतों का कमज़ोर होना इसमें दिखाई देता है। मुख्य स्रोत विटामिन सी के क्या हैं? आंवला है, नींबू है, संतरा है, टमाटर, हरी मिर्च, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं आप मान सकते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। एग्जाम फैक्ट क्या यहाँ पे है? गर्म करने या उबालने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन यही है। घाव भरने में सहायक है। गर्म करने पर सबसे पहले अगर आपसे पॉइंट दिए हों, ऑप्शन दिए हों कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो आपका विटामिन सी वहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि यह गर्म करने या उबालने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन है। हमारा जो अगला विटामिन है विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि बच्चों में सूखा रोग या हड्डियां मुड़ना और ऑस्टोमलेशिया होता है। ये भी वयस्कों में देखने को मिलता है। तो विटामिन ए की कमी से जीरोथैलिया रोग था। विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया रोग है, जो कि एक वयस्कों में देखने को मिलता है। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? इसके लिए मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है, मछली का तेल है, अंडा है और दूध है।
इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला यही विटामिन है, विटामिन डी। अगला जो विटामिन है विटामिन ई, इसे टेकोफेराल कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, नपुंसकता या बांझपन आ जाता है। शरीर में पहले बुढ़ापा देखने को मिलता है विटामिन ई की कमी से। इसकी जो मुख्य स्रोत है अंकुरित अनाज है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियां इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका अगर एग्जाम फैक्ट आपसे पूछा जाए तो इसका एग्जाम फैक्ट क्या है? इसे ब्यूटी विटामिन या एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है तो आपका सही जवाब रहेगा विटामिन ई, आपका सही जवाब है। अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन के, इसे फिनोक्विनोन कहते हैं। कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि चोट लगने पर लगातार खून बहता रहता है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, गोभी इसके मुख्य स्रोत हैं। और एग्ज़ाम के लिए फैक्ट यहाँ क्या है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन बनता है, ऑपरेशन के समय इसकी कमी खतरनाक होती है। तो ये थे हमारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। इनके साइंटिफिक नेम हो गए, कमी के लक्षण हो गए, मुख्य स्रोत और एग्ज़ाम फैक्ट क्या हो सकता है ये आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनमें से हैं। अगला जो हमारा है विटामिन, देखो विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं। तो विटामिन बी को हम समझ लेते हैं। विटामिन बी1 तो हमने ऊपर देख लिया। अब विटामिन बी2 जो है उसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से किलोसिस अर्थात होठों और जीभ का फटना तथा आँखों का लाल होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दूध और अंडे में प्रचुरता में पाया जाता है। विशेष तथ्य क्या यहाँ पे है? गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो होता है इसी की उपस्थिति के कारण होता है। तो विटामिन बी2 इसका साइंटिफिक नेम जो था राइबोफ्लेविन, और कमी से क्या होता है? होठों और जीभ का फटना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 जो है उसका साइंटिफिक नेम है नियासिल, या इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग, 4D सिंड्रोम होता है, जिसमें त्वचा पर दाद और मानसिक भ्रम होता है। मक्के का अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों में यह रोग अधिक देखा जाता है। तो आपसे पूछा जाए विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपका सही जवाब रहेगा पेलाग्रा रोग। अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन बी5, इसे पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं और पैरों में जलन की समस्या देखी जाती है। तो विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड। अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन बी6, इसे पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में रक्त की कमी, रक्त अल्पता, एनीमिया को ही रक्त अल्पता भी कहते हैं, और त्वचा रोग होते हैं। विशेष तथ्य यहाँ पे क्या है? यह सपनों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन बी9, फोलिक एसिड। इसकी कमी से सामान्यतः रक्त अल्पता होती है। गर्भवती महिलाओं में इसके पर्याप्त सेवन की सलाह दी जाती है। जो विटामिन बी9 है। विटामिन बी12, इसे साइनाकोबालामिन कहते हैं। इसकी कमी से घातक एनीमिया होता है, जिससे आरबीसी की भारी कमी हो जाती है। विशेष तथ्य यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट धातु, विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और यह विशुद्ध शाकाहारी भोजन में लगभग नहीं के बराबर होता है। तो ये थे हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में हमने कौन कौन से विटामिन देखे? जो विटामिन बी1 था उसे नियासिल कहते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी1 जो था उसे थायमीन कहते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। अब हम बात करते हैं मुख्य खनिज के बारे में। जो हमारा पहला मुख्य खनिज है वो है आयरन। आयरन जो है यह हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। यहाँ पे यूपीटेट का एक पसंदीदा सवाल भी यहाँ से पूछा जाता है। आंवला हो गया, पालक, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा जो हमारा मिनरल है वो है आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से गले में गोइटर या घेंघा रोग हो जाता है।
मुख्य स्रोत जो आयोडीन के हैं, आयोडीन युक्त नमक। आपने देखा होगा नमक पे लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। तो जो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन का सेवन किया जाता है। अगला हमारा जो मिनरल है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इनकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला जो हमारा मिनरल है फ्लोरीन। पानी में इसकी कमी से दांतों में कैविटी हो जाती है। इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत पीले और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये थे हमारे मिनरल्स। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य एवं प्रमुख रोग के बारे में, क्योंकि आपके टॉपिक में भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता दिया हुआ है सिलेबस में आपके, तो उसी से ये पूरा नोट्स बनाया गया है। तो आपका जो अगला भाग 2 है वो है स्वास्थ्य एवं प्रमुख रोग, उसे भी देख लेते हैं। तो रोगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं संक्रामक रोग, एक होते हैं असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से हो सकते हैं, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ आदि के कारण एक बीमारी स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, वो संक्रामक रोग होते हैं। जैसे एक व्यक्ति में बीमारी है और बीमारी दूसरे व्यक्ति में उस व्यक्ति के संपर्क से पहुंच गई तो वो संक्रामक रोग होगा। इसके उदाहरण जो हैं वो कौन कौन से हैं, हैजा हो गया, टीबी हो गया, डेंगू हो गया, ये सभी संक्रामक रोग हैं। दूसरे बात है असंक्रामक रोग, जो आपस में नहीं फैलते बल्कि खान पान की कमी, कुपोषण, आंतरिक अंगों की खराबी से होते हैं। इनमें कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, घेंघा हो गया, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि संक्रामक रोग थे वो हैजा, टीबी, डेंगू, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। दूसरे थे असंक्रामक रोग, जो कैंसर, डायबिटीज, घेंघा, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते बल्कि खान पान की कमी, कुपोषण और आंतरिक अंगों में खराबी होने से फैलते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। जीवाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइफाइड के बारे में। इसे मियादी बुखार कहते हैं। यह दूषित जल और भोजन से फैलता है। इसका कारण साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है। ये जीवाणु आपको याद रखना है कि कौन सा जीवाणु टाइफाइड फैलाता है, तो साल्मोनेला टाइफी। यह मानव की आंतों को प्रभावित करता है। इसके परीक्षण के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि टाइफाइड फैलता किससे है, तो आपका जवाब रहेगा दूषित जल और भोजन से। कारण क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी इसका जीवाणु है और यह मनुष्य की आंतों को प्रभावित करता है। इसके परीक्षण के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। अब हमारा दूसरा जो जीवाणु जनित रोग है वो है हैजा। यह दूषित पानी और मक्खियों द्वारा फैलता है। इसका मुख्य कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु है। तो हैजा का भी जीवाणु आपको याद रखना है। अगला जो हमारा रोग है भी जीवाणु जनित वो है टीबी। इसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या तपेदिक भी कहते हैं। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग है। इसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु है। इसके इलाज के लिए सरकार द्वारा डॉट यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स प्रणाली अपनाई जाती है और बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो टीबी में आपको याद रखना है कि इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, माध्यम हवा द्वारा फैलता है, जो इसका जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और बच्चों में इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला जो हमारा जीवाणु जनित रोग है वो है टिटनेस या क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु से फैलता है। जंग लगे लोहे या धूल से चोट लगने पर यह फैलता है, जिससे शरीर जो है धनुष की तरह अकड़ जाता है। इसके उपचार के लिए एटीएस यानी कि एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। टिटनेस में आपको याद रखना है इसका जीवाणु क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी है और यह जंग लगे लोहे या धूल से चोट लगने पर यह फैलता है, शरीर धनुष की तरह अकड़ जाता है। उपचार के लिए एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ अन्य रोग भी दिए हुए हैं जीवाणु जनित रोग, उसमें डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, प्लेग हो गया, कुष्ठ रोग। तो हमने देखा कि जीवाणु के माध्यम से कौन कौन से रोग फैलते हैं। पहला टाइफाइड था, हैजा था, क्षय रोग था, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग या कुष्ठ रोग।
तो जीवाणु के माध्यम से फैलने वाले रोग आप याद रखिएगा। इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि जिस माध्यम से फैलते हैं वो भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विषाणु जनित रोग के बारे में। तो सबसे पहले विषाणु जनित रोग में बात करते हैं पोलियो के बारे में। यह दूषित जल और भोजन से फैलता है और सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा नर्व सिस्टम जो है उसे प्रभावित करता है। जोनास साल्ट ने इसके टीके की और अल्बर्ट टीके की खोज करी और अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो ड्रॉप की खोज की। भारत अब पूर्णतया पोलियो मुक्त हो चुका है। आपको याद रखना है कि पोलियो जल और भोजन से फैलता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके टीके की खोज जो जोनास साल्क ने की और अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो ड्रॉप की खोज की, और हमारा भारत जो है पोलियो से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। दूसरा जो हमारा रोग है वो है डेंगू और चिकनगुनिया। यह मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और मुख्य रूप से दिन में काटता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि इसमें जोड़ों में तेज दर्द होता है और रक्त की प्लेटलेट्स तेजी से गिरती हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि डेंगू रोग जो है एडिस इजिप्टी मच्छर से काटने से फैलता है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हमारा जो अगला रोग है वो है रेबीज। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है कि पानी से डर लगना, और इसकी खोज लुईस पास्चर ने करी थी। रेबीज में होता क्या है? यह पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। इसका कारण रेबडो वायरस है जो तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। अगला जो हमारा रोग है विषाणु जनित वो है चेचक हो गया, खसरा है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। ये सभी रोग विषाणु से फैलते हैं। आपसे सही मिलान में पूछ सकते हैं कि विषाणु द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, जीवाणु द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो हमने विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग पढ़े? पहला पढ़ा हमने पोलियो, फिर डेंगू और चिकनगुनिया, रेबीज, चेचक, खसरा, एड्स, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस। तो ये थे हमारे विषाणु जनित रोग। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग में कि प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला जो रोग है मलेरिया या प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसमें कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया था वो विषाणु जनित फैलता है, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। विशेष परीक्षा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनगोना पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। इसकी खोज जो है सर रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले सिकंदराबाद में की थी, जो कि एक मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो मलेरिया रोग है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर है, और इसकी जो दवाई है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इस दवाई को क्या कहते हैं? कुनैन कहते हैं। कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है, और इसकी खोज सर रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद में करी थी। अगला जो हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है पेचिस। दूषित जल और भोजन के सेवन से होने वाला ये आंत का रोग है। अगला जो रोग है पायरिया, दांतों और मसूड़ों का रोग, जिससे खून और दुर्गंध आती है। दांतों में खून भी आ जाता है और दांतों से दुर्गंध भी आती है पायरिया रोग में। तो प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से रोग थे? पहला हमने देखा मलेरिया, दूसरा हमने देखा पेचिस, तीसरा हमने देखा पायरिया। ये सभी आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अब बात करते हैं दूषित जल में रसायनों की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला जो हमारा रोग है वो है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग जल में पारे यानी कि मरकरी की अधिकता से होने वाला रोग है। यह सबसे पहले जापान में मछलियों के माध्यम से इंसानों में फैलता था। तो जो पहला मिनीमाता रोग है पारे की अधिकता से फैलता है, और सबसे पहले ये जापान में देखा गया था, जो कि मछलियों के माध्यम से इंसानों में फैलता था। दूसरा जो रोग है दूषित जल से इटाई रोग या जल में कैडमियम के प्रदूषण से फैलता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। तो ये था हमारा इटाई रोग। अगला जो हमारा रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से शिशुओं के रक्त में
ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, जिससे उनका शरीर नीला पड़ने लगता है। इसीलिए इसका नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम पड़ गया। तो दूसरी जल के माध्यम से हमने कौन कौन से रोग देखे। पहला जो था मिनी माता रोग, जो कि पारे की अधिकता से फैलता था। दूसरा जो था इटाई इटाई रोग, या जल में कैडमियम के प्रदूषण से फैलता था। तीसरा जो हमने देखा ब्लू बेबी सिंड्रोम, या पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से फैलता था। इसमें क्या है, शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है और उनका शरीर पीला पड़ने लगता है। अब हम तीसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, स्वच्छता और भोजन संरक्षण की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं भोजन संरक्षण की। इसका मतलब क्या है भोजन संरक्षण का, मतलब कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब कि भोजन को लंबे समय तक खराब होने, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वो सभी फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला इसमें पहला जो उपाय है वो है शीतलन, यानी कि रेफ्रिजरेशन। कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और एंजाइम की सक्रियता रुक जाती है। इससे हमारा भोजन लंबे समय तक खराब होने से बच जाता है। दूसरा जो है निर्जमीकरण, इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, चीज़ों को धूप पे सुखाकर उनकी नमी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, नमी ना होने के कारण फंगस और बैक्टीरिया नहीं पनपते। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि धूप में रखकर उसकी नमी को पूरी तरह ख़त्म कर देना। अब धूप में हम रखते क्या क्या हैं, जैसे पापड़ हो गए, आलू के चिप्स हो गए, मेथी हो गए, इन सबको निर्जमीकरण के माध्यम से खराब होने से बचाया जा सकता है, या जीवाणुओं के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अगला जो हमारा फूड प्रिजर्वेशन का जो टाइप है वो है पाश्चुरीकरण, यानी कि पाश्चराइजेशन। यह विधि लुईस पाश्चर ने विकसित करी थी। इसका उपयोग मुख्य रूप से दूध को थैलियों में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसकी दो विधियां हैं पाश्चराइजेशन की, एक तो हो गया कम तापमान विधि, एक हो गया अधिक तापमान विधि। कम तापमान विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, और उच्च तापमान विधि में दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, फिर तुरंत बहुत ठंडा करके इसको पैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, हानिकारक जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो हमने देखा पाश्चराइजेशन जो विधि है उसकी खोज लुईस पाश्चर ने करी थी। इसका उपयोग दूध को थैलियों में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसकी दो विधियां थीं, कम तापमान विधि, अधिक तापमान विधि। कम तापमान विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, और अधिक तापमान विधि में दूध को 71 अधिक उच्च तापमान विधि में दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। उसके बाद तुरंत ठंडा करके इसको पैक कर देते हैं। अगला जो है रासायनिक संरक्षण। अभी तक हमने देखा शीतलन के द्वारा, निर्जमीकरण के द्वारा, पाश्चराइजेशन के द्वारा। अब हम रासायनिक संरक्षण को भी देख लेते हैं। तो केमिकल प्रिजर्वेशन जो है, जैम हो गया, सॉस हो गया, अचार हो गया, और डिब्बाबंद जूस को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट और सिरका का उपयोग करते हैं। तो रासायनिक संरक्षण में हम सोडियम बेंजोएट और सिरका का प्रयोग इन्हें जैम हो गया, सॉस हो गया, अचार हो गया, उनको खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। अब हम स्वच्छता की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। तो पहला तो है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता से मतलब है कि शरीर की नियमित सफाई, स्वच्छ पेयजल का उपयोग और भोजन से पहले साबुन से हाथ धोना। दूसरा जो है पर्यावरण स्वच्छता और मच्छर नियंत्रण। अपने आसपास गड्ढों, कूलरों, गमलों में पानी जमा ना होने देना, यह पर्यावरण स्वच्छता के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि मिट्टी का तेल जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होता है। रुके हुए पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव है, वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से मच्छर के लार्वा पानी की सतह पर टिक नहीं पाते और ऑक्सीजन न मिलने के कारण पानी में डूबकर मर जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पानी में, रुके हुए पानी में मिट्टी के तेल से पानी का सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, मच्छर, पृष्ठ तनाव कम होने से जो मच्छर का लार्वा होता है पानी की सतह पर टिक नहीं पाता, ऑक्सीजन ना मिलने से पानी में डूबकर मर जाते हैं। दूसरा जो है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण क्या है उसे भी देख लेते हैं। तालाबों और ठहरे पानी में गैम्बूशिया मछली को छोड़ा जाता है, जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। इसे मच्छर भक्षी मछली भी कहते हैं। कचरा प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे। तो कचरा प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कचरा प्रबंधन
कचरे के सही निस्तारण के लिए 2 अलग अलग रंगीन रंगों के कूड़ेदानों का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं जब हमारे यहाँ पे कचरे वाली गाड़ी आती है तो 2 प्रकार के कूड़ेदान होते हैं। एक तो हरा कूड़ेदान होता है, एक नीला कूड़ेदान होता है। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होगा कि हरा किस लिए प्रयोग करते हैं, नीला किस लिए प्रयोग करते हैं। तो हम अब आगे की क्लास में समझेंगे कि नीला किस लिए है और हरा किस लिए है। सबसे पहले बात करते हैं हरे कूड़ेदान के बारे में। इसमें गीला और जैव निम्नीकरणीय कचरा डाला जाता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, बचा हुआ भोजन हो गया, पत्तियां हो गईं। इस कचरे को गलाकर खाद या कंपोस्ट बनाई जाती है। हरा कूड़ादान है, उसमें गीला और जैव निम्नीकरणीय कचरा डालते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, बचा हुआ भोजन, पत्तियां। इस कचरे को गलाकर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। अगला जो हमारा कूड़ादान है वो है नीला कूड़ादान। इसमें सूखा और अजैव निम्नीकरणीय कचरा डालते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातु, पॉलीथीन। इन कचरे को फैक्ट्रियों में रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण द्वारा किया जाता है। मतलब कि इन कचरों को रिसाइकल किया जाता है फैक्ट्रियों में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने भोजन, स्वास्थ्य और रोग पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसमें हमने विटामिन के बारे में समझा, प्रोटीन के बारे में समझा, खनिज लवण के बारे में समझा, स्वच्छता के बारे में समझा और भोजन और स्वास्थ्य से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी समझा। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें बताइएगा। इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको मिल जाएगा। फिर टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।